छात्रों, कक्षा 10 विषय विज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 विषय विज्ञान रसायन विज्ञान के अंतर्गत धातु एवं अधातु नामक पाठ में अध्ययन करेंगे। आज का अध्ययन बिंदु जो है वह पहला है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी यानी सबसे पहले हम लोग सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे। दूसरा है धातुओं तथा अधातुओं। धातुओं तथा अधातुओं के बीच क्रिया, अभिक्रिया, ये दूसरा अध्ययन बिंदु होगा। तीसरा अध्ययन बिंदु है हम लोग का आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक। और चौथा अध्ययन बिंदु आज का हम लोग का है आयनिक यौगिकों के गुण। इन चार बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो आज का अध्ययन बिंदु है सक्रियता श्रेणी, इससे हम लोग शुरू करेंगे। सक्रियता श्रेणी क्या होती है इसको जानेंगे। सक्रियता श्रेणी। प्रिय छात्रों, विभिन्न धातुओं की क्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है। कुछ धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं, कुछ धातुएं कम क्रियाशील होती हैं। इन धातुओं को उनके क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित करके घटते हुए क्रियाशीलता के रूप में एक श्रेणी का निर्माण किया गया, जिस श्रेणी को हम लोग सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सक्रियता श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिसमें हम लोग विभिन्न धातुओं को उनके क्रियाशीलता अथवा सक्रियता के घटते क्रम में व्यवस्थित किए हैं। यानी उस श्रेणी में सबसे ऊपर जो धातु होगी वह सबसे अधिक क्रियाशील होगी, जबकि उस सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे धातु होगी वह सबसे कम क्रियाशील होगी। इसके लिए एक श्रेणी बनाया गया और इसी श्रेणी को हम लोग सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी के बारे में आप लोग बताएंगे। सक्रियता श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिसमें धातुओं को उनके क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सबसे ऊपर जो धातु होता है वह सबसे अधिक क्रियाशील होता है, जबकि सबसे नीचे जो धातु होता है वह सबसे कम क्रियाशील होता है। और इस प्रकार एक श्रेणी का निर्माण हुआ, उसी श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। और यह जो श्रेणी है वह निम्न प्रकार है। सबसे पहले उस श्रेणी में पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, फिर से कैल्शियम है, उसके नीचे मैग्नीशियम है और नीचे आएंगे एल्युमिनियम है, फिर उसके नीचे जिंक है, फिर आयरन है
इस तरह से श्रेणी का निर्माण हुआ। फिर सीसा है, हाइड्रोजन है, फिर उसके नीचे कॉपर है, मरकरी है, उसके बाद Ag है जिसको हम लोग चांदी कहते हैं, Au है और लास्ट में प्लेटिनम है। यह सक्रियता श्रेणी का घटता हुआ क्रम है। यानी इस श्रेणी में सबसे ऊपर अगर पोटेशियम है, इसका मतलब ये हुआ कि पोटेशियम की क्रियाशीलता सबसे अधिक है। यानी जो तत्व इस श्रेणी में, जो धातु इस श्रेणी में सबसे ऊपर होगा, उसकी सक्रियता, उसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी, और जो तत्व या जो धातु इस श्रेणी में सबसे नीचे होगा, उसकी क्रियाशीलता सबसे कम होगी। सक्रियता श्रेणी की एक विशेषता यह भी है कि जो धातु इस श्रेणी में ऊपर होता है, वह अपने नीचे वाले धातु के विलयन से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देता है। या जो धातु इस सक्रियता श्रेणी में ऊपर है, वह नीचे वाले धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है और उसका स्थान ले लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पोटेशियम है तो यह पोटेशियम सोडियम को उसके विलयन से अलग कर देगा। यह सोडियम कैल्शियम को उसके किसी विलयन से विस्थापित कर देगा। यानी इसको ध्यान से अब देखेंगे तो जितने भी धातु हाइड्रोजन से ऊपर हैं, जितने भी तत्व हाइड्रोजन से ऊपर हैं, वे सभी तत्व हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं और उनका स्थान ले लेते हैं। जबकि जो तत्व हाइड्रोजन के नीचे हैं, वे तत्व हाइड्रोजन को उसके विलयन से विस्थापित नहीं करते, उनका स्थान नहीं लेते हैं। इस श्रेणी से आपको यह ज्ञात हो गया होगा कि इसमें धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यानी यह होगा अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील होगा, और यह जो होगा ये कम क्रियाशील होगा, क्रियाशील। तो प्रिय छात्रों, सक्रियता श्रेणी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले अध्ययन बिंदु के तरफ चलेंगे, जो है धातुओं तथा अधातुओं के बीच अभिक्रिया। धातुओं तथा अधातुओं के मध्य क्रिया, अगला हम लोग का जो हेडिंग होगा, धातुओं तथा अधातुओं के मध्य चाहे बीच अभिक्रिया। प्रिय छात्रों, धातुओं तथा अधातुओं के मध्य अभिक्रिया धातुओं और अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर निर्भर करता है। अलग अलग धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग होता है। जैसे हम कुछ धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे अक्रिय गैस का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, जिसमें हीलियम आएगा, नियान आएगा,
और आर्गन आएगा। प्रिय छात्रों, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल 2 होगा। नियान का 10 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 होगा। आर्गन का 18 होता है, यानी इसका परमाणु क्रमांक 2, इसका 10 और इसका 18, तो इसका हो जाएगा 2, 8 और 8। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, अक्रिय पदार्थों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इन तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं हीलियम को छोड़ के, यानी इन तत्वों का बाह्य कोश पूर्ण रूप से भरा है। और जब किसी तत्व का बाह्य कोश पूर्ण रूप से भरा होगा तो वह रासायनिक रूप से इनएक्टिव होगा, कम क्रियाशील होगा, उसकी क्रियाशीलता 0 होगी, इसलिए इसको हम लोग अक्रिय पदार्थ कहते हैं, यानी ये क्रियाशील नहीं है। अब हम कुछ धातुओं पर विचार करेंगे, जैसे सोडियम का संकेत Na होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2, 8, 1। मैग्नीशियम का 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2, 8, 2 होगा। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक 13 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2, 8, 3 होगा। अब हम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम को ध्यान से देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि सोडियम के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब सोडियम के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको स्टेबिलिटी को प्राप्त करना है, अस्थायित्व को प्राप्त करना है, तो यह सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, अपने में से निकालता है और 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर यह Na+ बन जाता है। अब यह Na+ स्टेबल हो जाता है 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर। उस स्थिति में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल 2 और 8 होता है। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, यह अपना क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और Mg+2 बन जाता है। ठीक इसी प्रकार एल्युमिनियम जो है Al 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर Al+3 बन जाता है। यह धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, यह अक्रिय पदार्थों का था। कुछ अधातुओं का देखते हैं, जैसे कार्बन को देखिए। कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है वह 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 4 होता है, यानी इसको बाह्य कोश को 8 बनाने के लिए, बाह्य कोश में 8 बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। क्लोरीन की बात करें 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 होगा। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर हम ध्यान से देखें तो क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, यह अपने 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागता नहीं है और यह किसी 7 इलेक्ट्रॉन से साझा भी नहीं कर सकता। उस स्थिति में यह क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर लेता है और ग्रहण करके अभिक्रिया करता है। इस तरह से धातुओं और अधातुओं के मध्य अभिक्रिया होती है। Cl क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Cl- बनाता है। अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन Cl जो है, क्लोरीन जो है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl- बनाता है। अब इसका एक पास जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 18 हो जाती है। इस तरह से यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो इस तरह से अभिक्रिया होती है Na+ Cl2
ये बनता है NaCl, यहाँ पे 2 कर देंगे तब ये जो है बैलेंस होगा। इस तरह की जो अभिक्रिया होती है वह धातुओं तथा अधातुओं के मध्य होती है। इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि धातुओं तथा अधातुओं के मध्य अभिक्रिया इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप ही होता है, और इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप जिन पदार्थों का निर्माण होता है, उन पदार्थों को, जिन यौगिकों का निर्माण होता है, उन यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। तो अगला हम लोग का अध्ययन बिंदु होगा आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक। किन यौगिकों को हम लोग आयनिक यौगिक कहेंगे? आयनिक यौगिकों में कौन कौन से यौगिक आएंगे, इस बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। प्रिय छात्रों, आयनिक यौगिक का मतलब आयनों से जिन यौगिकों का निर्माण होता है, जिन यौगिकों का निर्माण धातुओं तथा अधातुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है, उन्हीं यौगिकों को हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं या वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। अगर आयनिक यौगिक आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे वे यौगिक जो धातुओं तथा अधातुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। आयनिक यौगिकों को वैद्युत संयोजी यौगिक भी कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम अपना जो है एक इलेक्ट्रॉन किसको देता है? क्लोरीन को देता है, तो सोडियम प्लस बनता है, क्लोरीन माइनस बनता है, और दोनों के बीच प्लस और माइनस बनने से आकर्षण होता है और दोनों मिलके NaCl का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक इसी प्रकार मैग्नीशियम जो है अपना दो इलेक्ट्रॉन, 2 क्लोरीन परमाणुओं को एक एक देता है, यानी यह +2, एक प्लस यहाँ एक दिया तो एक प्लस, दूसरा दिया तो एक प्लस, और ये 2 लिया तो 2 माइनस हुआ, और दोनों मिलके ये MgCl2 का निर्माण करते हैं। प्रिय छात्रों, आयनिक यौगिक आपको समझ में आ गया होगा। वे यौगिक जो धातुओं तथा अधातुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। आयनिक यौगिक को वैद्युत संयोजक यौगिक भी कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। उदाहरण के लिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है तो सोडियम प्लस बनता है, क्लोरीन माइनस बनता है, इसके फलस्वरूप NaCl का निर्माण होता है। मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन परमाणुओं को देता है तो Mg+2, एक प्लस यहाँ एक प्लस यहाँ हम लिख दिए हैं, और एक प्लस यह एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो एक माइनस यहाँ होगा, और दूसरे क्लोरीन परमाणु को देगा तो यहाँ होगा। इसको हम ऐसे भी इस एक क्लोरीन परमाणु को इधर भी लिख सकते हैं। अब दोनों मिलके MgCl2 का निर्माण करेंगे। अब अगला हम लोग का अध्ययन बिंदु जो है, आज का अंतिम जो अध्ययन बिंदु है, आयनिक यौगिकों के गुण क्या क्या हैं, इसको जानेंगे। आयनिक यौगिकों के गुण। प्रिय छात्रों, आयनिक यौगिकों में कौन कौन से गुण होते हैं, इसको इस अध्ययन बिंदु में हम लोग जानेंगे। सबसे पहली गुण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अवस्था के बारे में। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं वह ठोस होते हैं,
दाब डाल के इनको तोड़ा जा सकता है, अतः यह भंगुर होते हैं। पहला गुण क्या होगा? आयनिक यौगिक ठोस के रूप में होते हैं, दाब डालकर इनको तोड़ा जा सकता है, अतः यह भंगुर होते हैं, भंगुर पदार्थ होते हैं। पहला गुण हो गया। दूसरा गुण क्या है? आयनिक यौगिक जो होते हैं उनके बीच जो बल लगता है, आकर्षण बल जो लगता है, वह प्रबल होता है। आयनिक यौगिक प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। इनके बीच जो बल लगता है उस बल को हम लोग वैद्युत बल कहते हैं। यानी आयनिक यौगिक के परमाणुओं के बीच लगने वाला बल प्रबल आकर्षण बल होता है और यह वैद्युत बल होता है। तीसरा, आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। यानी आयनिक यौगिक कम ताप पर गलते नहीं हैं, उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। चौथा गुणधर्म क्या है? आयनिक यौगिक जो होते हैं वह जल में विलेय होते हैं। यानी जब हम आयनिक यौगिक को, जैसे NaCl का उदाहरण ले लीजिए, यह एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक यौगिक है और सॉल्युबल इन वाटर है। जब NaCl यानी नमक को जल में डालते हैं तो वह नमक जल में घुल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आयनिक यौगिक जल में विलेय होते हैं। पांचवा जो गुण है, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक वैद्युत का चालन नहीं करते, यानी चालक नहीं होते। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक चालक नहीं होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में आयनिक यौगिक चालक